नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 8th लेक्चर है। इसमें अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम हमने आपके गेट 2020 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आपका जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 37। तो प्रॉब्लम है कि आपके पास सपोज दैट M इज ए 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड Px इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ xi माइनस m। देन फर्स्ट ऑप्शन इज P of 0 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ m। तो कैसे करेंगे? आपका पास आपको गिवन है Px, Px इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ xi माइनस m। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ x यहाँ पे, तो माई P of 0 इक्वल्स टू माइनस m का डिटरमिनेंट, बट M इज 5x5 मैट्रिक्स। हम यहाँ पे एक रिजल्ट रिकॉल करते हैं कि इफ A इज n×n मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा A इज इक्वल टू अल्फा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, फिर अल्फा इज सम स्केलर। तो आपके पास ये रिजल्ट होता है। तो यूजिंग दिस आपके पास क्या बनेगा? दिस इक्वल्स टू माइनस m का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m, बिकॉज माई m इज 5x5 मैट्रिक्स, सो इट इज माइनस डिटरमिनेंट ऑफ m। so determinant of P of 0 is equal to determinant of m, which is not true in this case, so this option is false. So second, every eigenvalue of m is real if P of 1 plus P of 0 equal to 0 and P of 2 plus P of 3 is also 0, and this is again wrong. Why? Let my Px is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 into x square plus 1. So it is a polynomial of degree 5. Then degree of Px is 5. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ Px को, तो मेरे पास जो Px मिलेगा क्या मिलेगा? माई Px विल बी इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको? इट विल बी x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस 11x माइनस 6x स्क्वायर जस्ट ए मिनट। आपका जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, इसको दोबारा से लिखते हैं। Px will be equals to x पावर 5 माइनस 6x पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे Px के पास ये वैल्यू आएगी Px की। नाउ दिस इज ए मोनोमियल पॉलिनोमियल, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं? कंपेनियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या बनेगी इसका? मैट्रिक्स M will be companion matrix of this polynomial is 0 1 0 0 0, then 0 0 1 0 0,
0 0 0 1 0, finally 0 0 0 0 1, and then it will be 6 minus 11 12 minus 12 and then 6. ये इसका क्या बन जाएगा, कंपेरेंट मैट्रिक्स बन जाएगा. देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ M मैट्रिक्स M इज इक्वल टू Px, बट Px के रूट कौन कौन से हैं आपके पास, 1 2 और 3. so this value P of 1 is 0 because 1 is a root, so this value is 0. again this value is 0, this is also 0, this is 0. this condition is satisfied, but not every root of P is real because it has a factor x square plus 1. not every factor is real root. it has Px has minus plus iota roots. So not every root of P is real. We have an example of this. So my option B is also incorrect. Option C के आपके पास M inverse is necessarily polynomial in M of degree 4 if M is invertible. Now this is correct. Why? आपके पास क्या आएगा, characteristic polynomial of M is of degree 5 since M is 5 cross 5 matrix. तो मान लो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो क्या आपके पास, इट विल बी से दिस इज x की पावर 5 प्लस a1 x की पावर 4 प्लस a2 x की पावर 3 प्लस a3 x की पावर स्क्वायर a4 x प्लस a5. मान लो आपके पास ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स M की. सिंस M इज इन्वर्टिबल, since M is invertible, it implies lambda equal to 0 is not a root of CMX. It implies A5 is not equal to 0. Now, according to Cayley-Hamilton theorem, every matrix satisfied is characteristic polynomial. So it implies M के पावर 5 प्लस a1 M की पावर 4 प्लस a2 M की पावर 3 प्लस a3 M की पावर स्क्वायर प्लस a4 M प्लस a5 I must be equal to 0 matrix. Now since M is invertible, दोनों साइड M इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, इट इम्प्लाइज m4 प्लस a1 m क्यूब प्लस a2 m स्क्वायर प्लस a3 m प्लस a4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a5 m इनवर्स इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज माई m इनवर्स इक्वल्स टू, so my m inverse will be equals to minus m4 plus a1 m cube plus a square a2 m square plus a3 m और प्लस का a4 I अपॉन 1 अपॉन a की पावर a5. तो आपके पास m इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी. आपका ऑप्शन क्या था आपके पास, so M inverse is a necessarily a polynomial of degree 4, and this is correct because my M inverse is polynomial of degree 4 in this case. This is a polynomial in degree 4. So option C is correct. Okay, option D क्या है आपके पास, M is not invertible if M square equal to 2M. This is again false. This is again false. Why? Because आपको गिवन क्या है, m स्क्वायर इक्वल टू 2m.
एम स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। लेट m इक्वल्स टू 2i, इट इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू 4i and 2m is equal to also 4i. It implies m square minus 2m equal to 0. It implies m square minus 2m equal to 0, but m equal to 2i is invertible, is invertible. तो आपका ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। सो माय ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स वो क्या होगी, नॉन इन्वर्टिबल होगी, बट ऐसा ट्रू नहीं है। m is not invertible, this is false because my matrix is invertible. So only option C is correct इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम आपका 38, जो कि अगेन आपका गेट 2020 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास, सपोज वी फाइंड डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर सी, और टी आपका कोई भी लीनियर मैप है बी से बी के बीच में, सच दैट रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉल्स है वो पूछा आपसे, विच मीन इज फॉल्स। ओके, सबसे पहले तो आपका जो टी मैप है कहाँ से कहाँ के बीच में, वी से वी के बीच में, एंड वी इज फाइनाइट डायमेंशनल। सो अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी। और आपको गिवन क्या है, रेंज ऑफ टी इज नल स्पेस ऑफ टी, बट रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। अगर दोनों सब स्पेस सेम है तो दोनों डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। इट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इज इक्वल टू रैंक, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इज नलिटी, नलिटी ऑफ टी। रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी। तो उसको यहाँ पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी, 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी, डायमेंशंस ऑफ वी। इट इम्प्लाइज डायमेंशंस ऑफ वी इज इवन नंबर, डायमेंशंस ऑफ वी इज इवन because it is divisible by 2, so dimension of v is actually even. So this is true statement, so dimension of v is even, but उसने आपसे पूछा false कौन सा होगा, so my option this is incorrect. Now what about option b, c and d? तो उसको कैसे करेंगे, आपको गिवन क्या है, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। आपको गिवन है। नाउ टी स्क्वायर निकालते हैं, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स, बट जो टी एक्स वैक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, आपका रेंज के अंदर, बट टी एक्स वैक्टर बिलोंग्स टू रेंज, रेंज ऑफ टी, बट रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। तो अगर आपका ये वेक्टर नल स्पेस में है, इट इंप्लाइज टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वेक्टर इज नल इन नल स्पेस, so this will be equal to 0. अब यहाँ से क्या मिलेगा, टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। इट इम्प्लाइज टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। सो इट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज 0 मैप। तो आपका टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 मैप बन जाएगा। तो ऑप्शन सी
इज करेक्ट, बट उसने पूछा आपसे फॉल्स स्टेटमेंट, सो आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ इफ टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आइगन वैल्यू आपकी सिर्फ क्या बनेगी यहाँ पे, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। बस उसने पूछा इनकरेक्ट, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज टी की सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आएगी 0, 0 के अलावा वो कोई आइगन वैल्यू नहीं आ सकती। तो 0 and 1 कैन नॉट बी आइगन वैल्यूज ऑफ टी, सो ऑप्शन सी इज फॉल्स, सो दिस इज करेक्ट। If t square equal to 0, it implies characteristic polynomial of t will divide x square. It implies characteristic polynomial of t will be either x or x square. या तो x होगी, x square होगी, और दोनों केस में आपका इसका सिर्फ एक रूट कौन सा आएगा, 0। इट implies only 0 is the eigen value। ऑफ टी, तो 0 के अलावा आपके पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी, तो ऑप्शन डी विल बी, सी विल बी फॉल्स एंड हेंस इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 39। अगेन आपका ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। लेट पी इज सम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर्स, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है 1 and 2, देन विच वन इज ट्रू। तो पहले हम स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं। इफ m इज इक्वल टू n एंड p सिमेट्रिक एंड p स्क्वायर इक्वल टू 0, देन p इज 0। तो देखिए अगेन p इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, हम सेकंड स्टेटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपका m और n इक्वल है, सो p इज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड p स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ p मस्ट डिवाइड x स्क्वायर। इट इंप्लाइज मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ p इज आइदर x और मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ p इज x स्क्वायर। अभी can minimal polynomial of p be x square। क्या आपकी जो मिनिमम पॉलीनोमियल है p की वो x स्क्वायर हो सकती है? आंसर इज नो, नो। व्हाई? बिकॉज इफ माई मिनिमम पॉलीनोमियल इज x स्क्वायर, इसके पास क्या हो जाएंगे, रिपीटेड रूट हो जाएंगे। इट मे इंप्लाइज p इज नॉट इन्वर्टिबल, इट इंप्लाइज p इज नॉट इन्वर्टिबल, सॉरी p इज नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट इन्वर्टिबल, p इज नॉट डायगोनलाइजेबल बिकॉज मिनिमम पॉलीनोमियल के पास अब जो रूट्स हैं रिपीट हो गए। इट इंप्लाइज p इज नॉट डायगोनलाइजेबल, p इज नॉट डायगोनलाइजेबल। आपके पास जो p मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगी अगर आपकी मिनिमम पॉलीनोमियल x स्क्वायर बन जाएगी। बट p मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट p सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होती है, which is diagonalizable, which is diagonalizable। तो आपका जो मिनिमम पॉलीनोमियल यहाँ पे x स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो ओनली ऑप्शन इज, इसकी मिनिमम पॉलीनोमियल कितनी बनेगी फिर, x बनेगी। सो इट इंप्लाइज मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ मैट्रिक्स p इज इक्वल टू x। इट इंप्लाइज p मस्ट बी 0 बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज मिनिमम पॉलीनोमियल, सो p मस्ट बी 0। तो ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट फर्स्ट चेक करते हैं। क्या गिवन आपको, इफ एक्स पी वाई इज 0 वेर एक्स इज 1 क्रॉस m मैट्रिक्स एंड y इज n क्रॉस 1 मैट्रिक्स फॉर एवरी x एंड एवरी y, देन p इज 0 मैट्रिक्स।
तो एक्चुअली दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो ट्रू। वाई, देखिए चेक करते हैं। P is how ऑर्डर क्या P आपका पास M क्रॉस N मैट्रिक्स, माई P इज M क्रॉस N मैट्रिक्स, M क्रॉस N मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं आपका जो P ओ मैट्रिक्स आपका ये है C1 C2 अप टू Cn, where these are column of P। आपके पास n कॉलम्स हैं, हमने मान लिया आपका कॉलम क्या C1 है, C2 अप टू Cn कॉलम्स आपके पास, जो हमने P मैट्रिक्स मान ली। अब गिवन क्या आपके पास x p y is 0 for every x which is 1 cross M matrix and for every y which is n cross 1 matrix। ये आपको गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर चॉइस करेंगे फॉर मैट्रिक्स y, लेट मैट्रिक्स y इज इवन में। इवन क्या का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस आपका 1 है, बाकी सब पे 0 है, 0 0 अप टू 0। दिस इज माई n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये हमारा यहाँ पे इवन का मतलब है। तो पहली पोजीशन आपका 1 है, बाकी सब पे आपका 0 है, तो एक कॉलम बनेगा y। अब इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज P ऑफ y, P ऑफ y मतलब C1 C2 अप टू Cn इंटू y, मतलब y क्या 1 0 0 अप टू 0। अगर मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे C1 कॉलम मिल जाएगा, माई दिस इज C1। सो तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे x p y is 0, ये आपको गिवन है। बट इफ y is even, that implies this value is actually C1। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x C1 is 0 for every x। दिस इज ट्रू फॉर एवरी x, हर x के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू for every x, for every x which is आपका 1 क्रॉस M मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे x की अलग अलग चॉइस करेंगे और उसे शो कर देंगे आपको जो C1 कॉलम वो कितना है, 0 है। we claim C1 is 0 कॉलम। why? अब C1 क्या है, कॉलम है। कितनी एंट्रीज के अंदर आपके पास M एंट्रीज हैं, तो मान लेते हैं आपके पास वो आपके पास A11 लिख लेते हैं इसको, A21 एंड सो ऑन अप टू AM1। आपका सपोज मैंने मान लिया C1 कॉलम है, इसमें C1 सपोज, और मुझे शो करना है कि ये कॉलम के आपके पास 0 कॉलम है, यानी इसकी जो हर एक एंट्री हो क्या 0 है, ये मुझे शो करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम x की चॉइस करूंगा, लेट x इक्वल टू E1 डैश। यहाँ पे E1 डैश का मतलब क्या है, पहले पॉइंट पे 0, बाकी सब पे 0 0 0 0। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो माई x ऑफ C1 कितना आएगा, 1 0 0 इंटू में A11 A21 अप टू AM1। कितना आएगा, दिस विल बी A11, और वो आपको कितना गिवन है, 0। सो इट इंप्लाइज A11 मस्ट बी 0। ऐसी अगर मैं x यहाँ पे E2 डैश करता हूं, सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू E2 डैश, और E2 का मतलब क्या है यहाँ पे, E2 डैश का मतलब क्या है, 0। सेकंड पोजीशन पर 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0।
तो यहाँ पे x e2 डैश और c1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी बनेगी सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम विच इज a21 विच इज अगेन 0। तो ऐसे आपको हर एक एलिमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली each element of C1 is 0, it implies C1 is 0। आपका जो कॉलम C1 है P मैट्रिक्स का वो कितना है, 0 है। ऐसे हम कॉलम C2 को भी क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। सिमिलरली C2 is 0, C2 के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स P को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 1 0 0 0 मैट्रिक्स से। यहां से मुझे क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। और C2 के ऊपर अगेन E1 डैश E2 डैश E3 डैश और ये अब रो मैट्रिक्स लगाएंगे तो मुझे हर एक एंट्री कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो इट इंप्लाइज ईच कॉलम ऑफ P इज 0, सो इट इंप्लाइज P मस्ट बी 0। ईच कॉलम ऑफ P is 0, it implies P must be 0। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं होप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या प्रूफ किया कि आपका जो P मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है C1 वो कंप्लीट 0 है। उसके लिए मैंने पहले मैट्रिक्स E1 यूज़ किया y की जगह पे, वहाँ से मुझे C1 कॉलम मिल गया। फिर C1 को हर एक एंट्री को मैं 0 दिखाने के लिए मैंने क्या किया, x जगह पे E1 डैश E2 डैश इन सबको यूज करके उसका हर एक एंट्री 0 दिखा दी। इट मीन्स C1 इज 0। सिमिलरली आपका हर एक कॉलम को मैं 0 दिखा सकता हूँ। सो मैट्रिक्स P मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। तो माय ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, सो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इस सीरीज का, जो कि अगेन आपका एक गेट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, सपोज V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R इफ W1 W2 एंड W3 आर सबस्पेस ऑफ V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो V कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, 3 आपके सबस्पेस हैं W1 W2 एंड W3। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इफ W1 प्लस W2 प्लस W3 इज V, देन स्पैन ऑफ दिस इज इक्वल टू V। चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इज सेम एज W1 प्लस W2। इट इम्प्लाइज आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, इट इम्प्लाइज W1 प्लस W2 यूनियन W2 प्लस W3 यूनियन W3 प्लस W1 इज इक्वल टू V। आपको ये चेक करना है। आपको जो स्पैन ऑफ यूनियन था मैंने उसको सब में कन्वर्ट कर दिया सब स्पेसेस के, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या नहीं। तो चलिए लेट V को मान लेते हैं आपका R3, लेट माई V इज R3। W को मान लेते हैं x एक्सिस विच इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x 0 0 सो दैट x बिलोंग्स टू रियल लाइन। तो W1 मान लेते हैं सब स्पेस x एक्सिस, ऐसे W2 मान लेते हैं y एक्सिस which is 0 y and 0 such that y belongs to real line। और तीसरा क्या मान लेते हैं W3 को z एक्सिस, let W3 is z axis which is 0 0 z and z belongs to real line। और आपको पता है कि आपका R3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इन तीनों का सम कितना होगा, आपका R3 इक्वल होगा, बिकॉज एवरी वेक्टर x y z
can be written as x00 plus 0y0 plus 00z. दिस इज इनसाइड W1, ये आपका W2 के अंदर है, ये आपका W3 के अंदर है. सो दिस इज ट्रू. आपको ये स्टेटमेंट है तो ट्रू है. बट W1 plus W2 union W2 plus W3 union W3 plus W1 is not equals to R cube. ये R cube इक्वल नहीं है. Why? Because आपका जो पॉइंट है 1 1 1 1 1 1 इन R क्यूब, बट 1 1 इनमें से किसी भी सबस्पेस के अंदर नहीं है. ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है. बट 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2. उसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि W1 W2 क्या बनेगा आपके पास? अगर मैं W1 W2 को ऐड करता हूं तो उसके जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? Z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. बट यहाँ आपका थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट का 1 है. दिस इज 1. सो दिस पॉइंट इज कैनॉट बिलोंग टू W1 प्लस W2. सिमिलरली आपका जो पॉइंट है इससे बिलोंग नहीं करेगा. किससे? W2 प्लस W3 से. बिकॉज यहाँ पे W2 प्लस W3 का जो सम आएगा उसमें आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा कितना होगा? 0. 2 और 3 में आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा कितना होगा? 0 होगा. बट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है नहीं इस पॉइंट का. सो इट इंप्लाइज इट कैन नॉट बिलोंग टू W2 प्लस W3. सिमिलरली ये वेक्टर आपका किससे बिलोंग नहीं कर सकता आपके पास? W3 प्लस W1 से. यानी कि इन तीनों ही स्पेस से बिलोंग कर रहा है तो एक यूनियन से बिलोंग नहीं कर सकता है. सो इट इंप्लाइज दिस पॉइंट 1 1 1 इज नॉट बिलोंग टू R क्यूब. अब स्टेटमेंट हो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो दिस एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपके पास? दो सबस्पेस हैं, तीन सबस्पेस हैं. इफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 0 एंड W1 इंटरसेक्शन W3 इज 0 देन W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 इज 0. दिस इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट. वाई? तो करने के लिए क्या करेंगे? let W1 let V is my R cube, sorry R square. प्लेन में आ जाते हैं. let this is my W1 x axis and let this is my W2 which is y axis and y equal to x and which is my W3. तो ये मैंने तीन सबस्पेस मान लिए R स्क्वायर के अंदर. देन x एक्सिस y एक्सिस का इंटरसेक्शन कितना होगा? 0. सो दिस इज सेटिस्फाइड. y आपका x एक्सिस और y इक्वल टू x का इंटरसेक्शन कितना आपके पास? 0. ये भी सेटिस्फाइड है. बट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3. W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3. पहले ये वाली निकालते हैं. W2 प्लस W3 विच इज R स्क्वायर. ये आपका R स्क्वायर इक्वल आएगा बिकॉज ईच पॉइंट, ये आपका W2 है, दिस इज माई W2 y एक्सिस एंड दिस इज दिस. दोनों सम कितना आएगा पास? R स्क्वायर आएगा. ईच वेक्टर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू वेक्टर्स. एक आपका W2 से बिलोंग करेगा, एक आपका W3 से बिलोंग करेगा. So their sum is R square, but W1 intersection R square is just W1 which is not zero vector. Actually this is x axis. So this option is again incorrect. अब ऑप्शन सी पे चलते हैं. इफ W1 प्लस W2 is equal to W1 plus W3 then W2 is equal to W3. This is again incorrect.
इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया है। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अगेन W1 plus W2 is R square and W1 plus W3 plus W3 is again R square। इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, बट W2 is not equal to W3। This is y axis and this is y equal to x line। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो दिस इज आल्सो फॉल्स। तो आपके जो पहली तीन स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट होगी, तो फोर्थ क्या होगी? ट्रू होगी। सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट ऑप्शन वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि आपका ऑप्शन डी हो करेक्ट क्यों है। ऑप्शन डी क्या आपके पास? इफ W1 इज नॉट इक्वल टू V देन स्पैन ऑफ V कॉम्प्लीमेंट W1 इज इक्वल टू V। जैसे कैसे करेंगे इसे, इसको प्रूफ करेंगे। Let W1 is not equals to V, claim span of V complement W1 is equal to V। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। Let x belongs to V and x does not belongs to W1। मैंने वेक्टर x ले लिया वेक्टर स्पेस V से, वो वेक्टर आपका W1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इंप्लाइज x किससे बिलोंग करेगा? V अपॉन V बाई W1 से बिलोंग कर जाएगा। अगर वो V में है बट W1 में नहीं है तो कहाँ होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू V कॉम्प्लीमेंट W1। सो इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V अपॉन W1। तो इस केस में आपका ऑटोमेटिकली x किस में बिलोंग कर जाएगा? स्पैन में बिलोंग कर जाएगा। अब केस सेकंड लेते हैं। इफ x belongs to V but x does not if x belongs to V and x also belongs to W1, ये एक केस ले लेते हैं। then choose any vector y which is not in W1। हमने कोई भी एक वेक्टर चूज कर लिया जो W1 में नहीं है। then my x can be written as x minus y by 2 plus x plus y by 2। इन दोनों सम कितना होगा? आपको x होगा। अब मेरा क्लेम ये है कि इन दोनों वेक्टर में से x minus y by 2 does not belongs to W1 and this vector is also does not belongs to W1। Why? Because if x minus y by 2 belongs to W1, it implies x minus y belongs to W1 स्केलर मल्टीपल। बट ऑलरेडी आपका x किससे बिलोंग कर रहा है? W1 में। x इज ऑलरेडी इन W1, so it implies minus y belongs to W1, so it implies y belongs to W1, जो कि क्या है? कंट्राडिक्शन है। बिकॉज आपका y किस में बिलोंग नहीं कर रहा है? W1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इंप्लाइज दिस वेक्टर कैन नॉट बी इन W1। सिमिलरली आपका वेक्टर भी किसी बिलोंग नहीं कर सकता, W1 में बिलोंग नहीं कर सकता। सो इट इंप्लाइज माई x is equal to sum of two vectors। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर आपके W1 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इट इंप्लाइज वो कहाँ बिलोंग करेंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में। इट इंप्लाइज this vector belongs to V by W1 and this belongs to V by W1। so this vector x is written as
linear combination of two vectors which belongs to v by w1, so it implies x belongs to span of v by w1. तो इन आइदर केस हमने क्या प्रूव कर दिया कि आपके पास कोई भी केस हो x, अगर कोई भी वेक्टर है v से, वो हमेशा किस में बिलोंग करेगा, स्पैन ऑफ v by w1 से. इट इंप्लाइज v is subset of v span of v by w1. in either case v is subset of span of v by w1, but span ऑलरेडी किसका सबसेट है, w का, सॉरी v का. v is a vector space, so it implies span of v by w1 is actually equals to v. तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी बिकॉज ऑफ दिस. एग्जाम में ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं करेंगे. एग्जाम में जो मैंने पहले 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट, तो वहाँ सिर्फ टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे. बट क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम में नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ पे चेक करें कि वाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट. तो इसका ये प्रूफ था कि वाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये. अगेन आपका जेम 2020 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन क्या, सपोज दैट टी इज ए मैप फ्रॉम आर की पावर 4 टू आर एक्स, और मैप आपका कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन दिस टी ऑफ -3, 5, 6, 6 इज. तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो वेक्टर गिवन है -3, 5, 6, 6, इसको मुझे लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन. दिस इज x1 इंटू में फर्स्ट वेक्टर विच इज -1, 1, 1, 1 प्लस x2 विच इज 1, 2, 3, 4 सेकेंड वेक्टर आपके पास, प्लस x3 विच इज 2, -1, -1 एंड 0. तो आपको यहाँ पे ये स्केलर्स निकालना है, x1, x2, x3 वैल्यू निकालनी है जिसको सेटिस्फाइड करे. तो आपके किस में कन्वर्ट हो गई ये प्रॉब्लम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई. इसके जो मैट्रिक्स लिखेंगे, इस सिस्टम की जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो क्या होगा आपके पास, -1, 1, 1, 1 एंड देन 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 2, -1, -1, 0 एंड फाइनली आपका जो वेक्टर वो कितना होगा, -3, 5, 6, 6. दिस इज माई a डॉट बी. आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया मैंने. माई b इज दिस कॉलम एंड a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो आपका मेथड होता है, ऑपरेशंस लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं. या मैं फाइनली आपको मैं आंसर लिख देता हूँ. आपके आंसर कितना आएगा, so my x1 will be equals to 2, x2 will be equals to 1, x3 will be equals to -1. ये आपके पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा. आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली, ऑपरेशन लगा के आप इसको और ऑपरेशन लगा के इसको इजीली सॉल्यूशन को भी निकाल सकते हैं. x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू की -1. so it implies t of -3, 5, 6, 6 is equal to 2 times t of -1, 1, 1, 1 plus 1 times t of 1, 2, 3, 4 and plus -1 times t of 2, -1, -1, 0. बिकॉज ये लीनियर में है इसलिए हमने इसको चलो इसको बाहर निकाल लिया. अब इन तीनों वैल्यू को गिवन है. पहले वेक्टर का आउटपुट कितना आपके पास, x² प्लस 2x4. दिस इज x² प्लस 2x की पावर 4 इंटू में 2. और सेकंड वेक्टर का आउटपुट कितना आपके पास, 1 - x². दिस इज 1 - x².
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू में थर्ड का आउटपुट कितना आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, कितना बनेगा? इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, कितना बन जाएगा? इट विल बी 5x पावर 4 एंड इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 1. दिस इज माई t of -3, 5, 6, 6. अब क्वेश्चन क्या था आपके पास? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, तो 4 कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे आपका? 5. तो ऑप्शन आंसर इज 5. तो एक इसी से क्वेश्चन था आपके पास. आपको अब क्या सॉल्व करना था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 3 वेक्टर का आउटपुट आपको पता है, उसके लिए मैंने जो निकाले उनको यूज करके मैं आउटपुट निकाल लूंगा वेक्टर -3, 5, 6, 6 का, विच इज 5. तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम था. अगेन आपके पास एक एक्सरसाइज है जो कि आपका IIT JAM 2020 का क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दी थी. एक्चुअली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो अगर आपने इसमें से किसी ने भी आपको ट्राई किया है तो आप उसका जो ऑप्शन है उसको कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सरसाइज को करेंगे. तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे. गुड बाय, हैव ए नाइस डे.